लड़के ने 10वीं क्लास की परीक्षा दी है। दोस्तों यहाँ पर वो बहुत अच्छे से पेपर करके आता है। उसके बाद अपने घर आता है। जब उसके पूरी परीक्षा यानी पूरे पेपर समाप्त हो जाते हैं, उसके बाद इस लड़के को डर लगने लगता है। ये बड़ा चिंतित रहता है, परेशान रहता है और दुखी रहता है। इसे डर है कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊं। कुछ समय बीतता है, महीने बाद या 15 दिन बाद इसकी परीक्षा के जो परिणाम हैं वो सामने आने वाले थे। जैसे ही 10वीं क्लास के परिणाम, परीक्षा के परिणाम इसके सामने आते हैं तो इसे पता चलता है कि ये हर एक पेपर में फेल हो गया है। जब ये फेल होता है तो ये अपने घर आता है। घर अपने पिता को कुछ भी नहीं बताता है। इसके बाद अपने आप को कमरे में बंद करता है। इसके पिता जो नौकरी करते थे वो शाम के वक्त ही घर आते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक कुंदा घर में लटक रहा था और जो आप दिमाग में सोच रहे हैं या दिल में जो ख्याल आ रहा है वही बात कहना चाहती हूँ। वहाँ पर ये लटकना चाहता है। अब यहाँ पर इसने पूरी तैयारियाँ कर ली थी। जैसे ही तैयारी करता है और उसमें पूरा इंतज़ाम करता है, रस्सी वस्सी बांधता है, उसके बाद जैसे ही ये वहाँ पर खड़ा होता है और गले में डालता है, वैसे ही सामने एक आत्मा खड़ी हो जाती है। आत्मा खड़ी होकर कहती है कि बस इतना ही कलेजा है तेरे अंदर, तू ऐसे ही मरना चाहता है, तू ऐसे ही इस दुनिया को छोड़ना चाहता है। क्या तू मेरी परवरिश पर सवाल खड़े कराएगा? तेरा बाप जो तेरे लिए कमाता है, क्या वो इसीलिए कमा रहा है कि तू ऐसा कदम उठाए? वो आत्मा कभी इसके पीछे से इसको आवाज़ लगाती है, कभी दूसरी तरफ खड़ी हो जाती है। तू ये क्या कर रहा है? क्या तू सही कर रहा है? क्या तुम सही कर रहे हो जो कुछ कर रहे हो? आमतौर पर हम देखते हैं कि बहुत सारे जो विद्यार्थी होते हैं वो इन सारी चीज़ों के चलते शायद कुछ सोचते नहीं हैं और अपनी इस महत्वपूर्ण, यानी बहुत ही कहते हैं कि हीरे और मोतियों से भी महत्वपूर्ण है आपका ये जीवन। इस संसार में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे ज़्यादा आपका शरीर महत्वपूर्ण ना हो। समझे आप? यहाँ पर ये आत्मा चारों तरफ घूम जाती है। इसकी बेचैनी, इसकी व्याकुलता इस बच्चे को परेशान करती है, क्योंकि बच्चा ही कहूँगी 10वीं क्लास में था। लेकिन उसके बाद जो हुआ, अब मन में सवाल, क्या इस लड़के ने अपने आप को इस दुनिया से दूर भेजा? ये आत्मा कामयाब हुई या आत्मा ने ही इसको बचाया? बहुत सारी बातें बनती हैं। और जो लोग ये कहते हैं ना कि ये केवल एक व्यक्ति ने हमें फेसबुक के ज़रिए कमेंट किया, केवल एक व्यक्ति ने, लाखों कमेंट आते हैं मेरे पास, हर रोज़ लाख कमेंट आते हैं, जिनमें से मैं कोशिश करती हूँ आप लोगों को जवाब देने की। लेकिन लाख कमेंट में से एक व्यक्ति का कमेंट आया कि आप लोगों को भ्रमित कर रही हैं। बिल्कुल नहीं सर, मैं किसी को भ्रमित नहीं कर रही। अगर आपको बातें समझ में नहीं आ रही हैं तो आप बिल्कुल मत सुनिए, आपसे कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। फेसबुक का एक यूज़र है, उन्होंने हमें लिखकर भेजा, कोई बात नहीं, ये आपकी मन की बात है। हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, कहने का तरीका जैसा भी हो। चलिए अब इस पूरी कहानी को बताती हूँ आपको। ये घटना कहाँ पर घटी थी, क्या हुआ था। और ऐसा भी हो जाता है कभी कभी आप किसी व्यक्ति से बात करोगे ना, तो जब उसके अंदर गहराई में जाओगे तो उनके जीवन में एक पल ऐसा होता है कि जो वो अपने आप को ऐसी जगह से निकाल कर लाता है कि शायद वो सोचता है कि अगर उस दिन मैं फ़ैसला नहीं लेता तो शायद मैं इस दुनिया में नहीं होता। आज की कहानी जो हैदराबाद से है। हैदराबाद में एक लड़का जिसका नाम सुब्रमण्यु होता है। सुब्रमण्यु आंध्रा का रहने वाला था। आंध्रा के उसके माता पिता रहने वाले होते हैं। बचपन से ही एक लौता घर का वारिस था। एक इसकी बहन होती है। तो माँ बाप से सुब्रमण्यु जो है वो हमेशा दूर रहता है। लेकिन सुब्रमण्यु की जो माँ है वो अपने बेटे का बहुत ख्याल रखती है, बहुत प्यार करती है अपने बेटे पर। सुब्रमण्यु की जो बहन है वो बड़ी हैं और जो ये खुद है ये छोटा है, यानी बहन से काफ़ी छोटा है। लेकिन इसकी बहन भी इसका बहुत ख्याल रखती है। धीरे धीरे कुछ वक्त बीतता है, पुरानी बात है, तभी यहाँ पर सुब्रमण्यु की बहन की शादी हो जाती है। दोस्तों ये करीबन 6वीं क्लास में था, उसी वक्त इसकी बहन की शादी हो जाती है और आंध्रा को छोड़कर ये लोग हैदराबाद में रहने लगते हैं, क्योंकि इनके पिता एक सरकारी नौकरी किया करते थे। सुब्रमण्यु की जो माँ है अपने बेटे को बहुत ही प्रेम करती थी, बहुत अच्छे से लालन पालन करना, उसका ख्याल रखना और उसको बड़ा करना। लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। जैसे जैसे सुब्रमण्यु बड़ा हो रहा था वैसे वैसे सुब्रमण्यु जब 8वीं क्लास में आता है तो सुब्रमण्यु की जो माँ है
एक हादसे के चलते इस दुनिया से चली जाती है। सुब्रमण्यु के जो पिता होते हैं वो एक लंबे शोक में डूब जाते हैं कि उसकी पत्नी इस दुनिया से चली गई। उसका एक बेटा था, वो उस बेटे पर भी ध्यान नहीं देता है। छोटी उम्र में बेटी की शादी कर दी थी और बेटा जो घर में अब बिल्कुल अकेला रह गया। बेटी को फ्रीडम मिल गई, कोई भी रोकने टोकने वाला नहीं था, कोई ये पूछने वाला नहीं था कि तुम्हें भूख लगी है, अगर तुम्हें खाना चाहिए तो मैं तुम्हारे लिए खाना देती हूँ। एक पिता ने जिम्मेदारी निभाने की कोशिश की, लेकिन दो चीज़ें एक साथ बहुत कम संभलते हैं। अब सुब्रमण्यु क्या होता है कि वो बिल्कुल भी पढ़ाई पर ध्यान नहीं देता है। हैदराबाद में जहाँ भी वो रहता है वहाँ पर उसके बहुत सारे दोस्त बनते हैं, दोस्त आवारा भी होते हैं। अब सुब्रमण्यु के जो दोस्त थे, जो छोटे छोटे दोस्त थे, 8वीं 9वीं क्लास में आता है, माँ की इसे बहुत याद आती है, लेकिन फिर ये बाहर की दुनिया देखता है बिना माँ के। अब इसकी ज़िंदगी के बारे में बताऊं, पिता तो सुबह का और शाम को आता है, इसके लिए खाना भी बनाता है। अब पिता अपनी नौकरी पर चला जाता है, लेकिन ये स्कूल नहीं जाता है, ये पढ़ाई नहीं करता है। जब शिकायतें आती हैं तो एक बाप ये कहकर बातों को टाल देता है कि इसकी माँ नहीं है, जैसे संभल रहा है ऐसे संभाल लीजिए, मेरा बुरा वक्त है। अब सुब्रमण्यु क्या काम करता है कि इसके साथ के जो दोस्त हैं वो बीड़ी पीने का काम करते हैं, यानी शुरुआत हो चुकी थी एक बच्चे को बिगड़ने के। यहाँ पर ये बीड़ी पीता है, मैच खेलता है, पूरे दिन ये बिल्कुल खेल कूद में, क्योंकि घर पर कोई ये पूछने वाला नहीं था कि आज तुमने क्या पढ़ा है और तुम क्या काम करने वाले हो स्कूल का, ये तो कोई पूछने वाला था ही नहीं। अब इतनी ज़िंदगी ऐसी हो गई थी कि कोई भी उसे रोकने टोकने वाला नहीं था। अब बीड़ी से बात आ चुकी थी सिगरेट पर, सिगरेट पीने लगा। धूम्रपान सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक होता है, मैं लफ्ज़ों में कहकर आपको बता दूं। धीरे धीरे वक्त बीतता है, बाप अपनी तन्हाई में अकेला खो गया था, उसने बेटे की तरफ ध्यान नहीं दिया, लेकिन सुब्रमण्यु जो होता है वो दूसरी दुनिया में जा चुका था। अब मैं ये क्यों कह रही हूँ, क्योंकि सिगरेट से आगे बहुत सारी चीज़ें चलने लगी थी। ये बियर का भी सेवन करने लगता है, यानी जो संगत थी ना वो इसको बिगाड़ रही थी। यहाँ पर ये अब मांसाहार भी करने लगता है, जबकि सुब्रमण्यु की माँ ने हमेशा कहा था कि कभी भी मांसाहार नहीं करना चाहिए, ये बहुत बुरा होता है। दोस्तों, जब ये सब कुछ करता है तो सुब्रमण्यु को उसकी मरी हुई माँ नज़र आती है। अब सपने में नज़र आई थी। उसने कहा कि बेटा तुम गलत कर रहे हो। ये अपनी माँ से मरने के बाद सपने में बात करता है 9वीं क्लास में। कहता है कि माँ अब ऐसा नहीं करूँगा। इसने दोस्तों माँ से तो वादा कर दिया, जो माँ इसे सपने में दिखाई दे रही थी, लेकिन दोस्तों के आगे ये घुटने टेक दिया करता था। धीरे धीरे ये 10वीं क्लास में आ जाता है। माँ कई बार इसके सपने में आकर इसको झटका करती थी और कई बार इसको रोका और टोका करती थी, लेकिन बिल्कुल भी सुब्रमण्यु ने उन बातों को तवज्जो नहीं दी और इसकी हरकतें बढ़ती जाती हैं। यहाँ तक कि अब ये वैसा नशा भी करने लगा था। ये बातें पिता को नहीं पता थी, क्योंकि पिता से चुपके और चोरी से ये काम चल रहा था। अब यहाँ पर ये 10वीं क्लास में जब पहुँचा, 10वीं परीक्षा यानी क्लास में पहुँचा, तो दोस्तों वहाँ पर जाते ही इसकी तो सिट्टी बिट्टी गुल। क्यों गुल है? क्योंकि बीते सालों से जो बचता आ रहा था, यहाँ पर इसको आकर पता चलता है कि इसने तो अपने 2 साल ऐवे ही गवा दिए, मतलब ऐसे ही छोड़ दिए। 10वीं क्लास में इसको कुछ भी नहीं आता है, बिल्कुल कुछ भी नहीं आता है। अच्छा, पिता संभलने लगा था, 8वीं क्लास की बात थी, पिता संभलने लगा था। पिता ने कहा कि भाई ठीक से पढ़ना, अच्छे से पढ़ना, मुझे तुम्हारे परीक्षा जो है, जो तुम्हारे नंबर हैं वो ठीक से चाहिए। अब सुब्रमण्यु जो थोड़ा बहुत नशा भी करने लगा था, अब उसके मन में दिमाग में आती है कि बाप या पिता को क्या जवाब दूंगा, उनके सामने क्या बातें रखूँगा, लेकिन वो उन चीज़ों से दूर नहीं हो पाता है। बंक करना, क्लास से बाहर रहना, सिगरेट पीना। टीचर भी ये कहते थे कि भाई किससे शिकायत करें, इसके घर में कोई है ही नहीं। बहन कभी कभी आया करती थी तो वो सुब्रमण्यु को समझाया करती थी। ज़्यादा बहन का आना जाना नहीं था, वो काफ़ी दूर थी। अब यहाँ पर 10वीं क्लास की परीक्षा आ जाती है, वहाँ पर उसको पेपर देने हैं। यहाँ पर वो परीक्षा देने जाता है, आता कुछ है नहीं, कुछ भी नहीं लिख कर आता है, क्योंकि ज़िंदगी तो दूसरी रफ्तार में चल रही थी। पेपर निकल जाते हैं, परीक्षा के बाद घर रहने लगता है। अब पिता ने कुछ ध्यान दिया, पिता ने कहा कि देखो मुझे तुम एग्ज़ाम में यानी तुम्हारा जो रिज़ल्ट आए ना उसमें मुझे अच्छे परिणाम चाहिए। देख लेना सुब्रमण्यु, तुम्हारी माँ नहीं है, मैं माँ और पिता की भूमिका निभा रहा हूँ। अब वो थोड़ा बहुत नशे का आदि ध्यान देता है, लेकिन जब वो होश में आता है तो उसे डर लगता है, क्योंकि वो अपने पिता से बहुत डरता है पिता से।
लेकिन काम भी उल्टे सीधे करता है। धीरे धीरे वक्त बीतता है और वो दिन भी आ जाता है जब इसकी परीक्षा के परिणाम आने बाकी थे। सब लोग देख कर आते हैं। बाप जहाँ पर नौकरी कर रहा है पिता, वहाँ पर वो इंतज़ार कर रहा है कि आज मेरे बेटे की भी परीक्षा का परिणाम आएगा, मैं भी देखूंगा कि क्या किया है मेरे बेटे ने। बिल्कुल भी पिता को भनक नहीं लगी कि मेरा बेटा ऐसी करतूतें कर रहा है। अब सुब्रमण्यु सबसे पहले अपना रिजल्ट देख कर आता है। सबसे पहले जब ये देखता है तो किसी में भी 2 या 3 से नंबर अधिक इसके नंबर नहीं आए थे। ये इतना बिल्कुल ढीठ हो चुका था, यानी इसकी पढ़ाई इतनी बिल्कुल ज़मीन पर आ चुकी थी। अब ये वहाँ पर अपने रिजल्ट को देखता है, यानी जो परिणाम है वो तो बहुत बेकार है, बहुत ही बेकार है। इसके बाद ये क्या करता है कि बहुत रोता हुआ, आंखों में आंसू, और आज सब कुछ गायब है। दोस्तों ने कहा क्या हुआ, कोई बात नहीं, लेकिन ये घर की तरफ आ रहा है। तभी इसको एहसास होता है कि कोई इसके पीछे चल रहा है, लेकिन ये उसको यानी अनसुना कर रहा है। लग रहा है कि कोई इसको रोकना चाहता है। ये घर आता है, काफ़ी देर तक बैठकर रोता है माँ की तस्वीर के आगे। कहता है कि माँ अगर तू होती तो मैं ऐसे नहीं बिगड़ता। आज मुझे होश आया है कि मैं पैसे देकर जो नशा कर रहा हूँ वो भी मेरे देह के लिए कुछ काम नहीं आएगा। इसको आज ये भी ध्यान हुआ कि मैं जो मांसाहार कर रहा हूँ वो भी मेरी सेहत के लिए क्या बढ़िया है। मैं खा रहा हूँ और बस किसी दूसरे जीव को। इसे शराब के बारे में, सिगरेट के बारे में सब कुछ ज्ञात आता है। तभी अपनी माँ के सामने बैठकर रोता है, कहता है कि माँ अब तो बाबा मुझे मार देंगे, इससे अच्छा है मैं खुद ही मर जाऊँ, मैं खुद ही इस दुनिया से चला जाऊं। बाबा के हाथों से जाने से बेहतर है कि मैं खुद इस दुनिया से चला जाऊं। ये इस तरह की बातें करता है और फिर इसे याद आती है अपनी जीवन लीला को समाप्त करने की वो घड़ी। ये अंदर जाता है, एक पुराना सा कमरा जो खंडर पड़ा हुआ था, जिसमें शायद माँ के बाद ये बहुत कम प्रवेश किया करते थे। इसने एक रस्सी तलाशी, वहाँ पर इंतज़ाम किया, वहाँ पर एक कुंदा लगा हुआ था, वहाँ पर कई सामान रखकर वो वहाँ तक पहुँचता है। 10वीं क्लास का जवान था, 10वीं क्लास में, और ये वहाँ पर टांग देता है रस्सी को और खड़ा हो जाता है। जो भी वहाँ पर स्टूल होता है, जब उस पर खड़ा होता है और जैसे ही माँ से कहता है कि माँ मुझे अपने पास अच्छे से रखना, मैं भी आपके पास आ रहा हूँ, तभी सामने माँ एकदम सामने खड़ी हो जाती है। मेरे रुए खड़े हो रहे हैं इस बात को बताने में। माँ जब सामने आती है तो एकदम से घुर्राती है, कहती है कि उतरेगा या नहीं उतरेगा, क्या तू सही कर रहा है, ये कहती है। फिर एक बेचैनी उस आत्मा के अंदर थी, वो माँ की आत्मा थी या कोई थी, लेकिन वो फिलहाल माँ की भूमिका निभा रही थी। फिर वो दूसरी तरफ जाती है पीछे, नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम ऐसा बिल्कुल नहीं करोगे, अगर तुमने ऐसा किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, यानी वो गुस्से में है। फिर वो तीसरी तरफ आती है, यानी वो उसके तरफ घूम रही थी। वो रोता हुआ, उसे डर भी नहीं लग रहा है, कह रहा है कि नहीं माँ मैं अब इस दुनिया से जाऊँगा, नहीं मैंने बहुत गलत किया है, बाबा तो मुझे जान से मार देंगे। माँ वो कहती है कि नहीं मारेंगे, मेरे वादा है तुझसे, बाबा तुमसे कुछ नहीं कहेंगे, तू ऐसा नहीं करेगा। वो चारों तरफ घूमती है, लेकिन वो लड़का बात मानने को राज़ी नहीं था। तभी वो सामने खड़ी होती है, गुर्राती है, कहती है कि उतरोगे कि नहीं उतरोगे, उतरोगे कि नहीं उतरोगे, तुम ऐसा नहीं कर सकते। फिर जो वो आत्मा है अब तक गुस्से में थी, उसकी आंखों में आंसू होते हैं, जिसे सुब्रमण्यु देख रहा था। या तो एक दिमाग की उपज थी या उसकी ये हकीकत थी। जब वो देखता है तो कहता है कि मत तुम क्यों रो रही हो। तभी वो कहती है कि क्या इस दिन के लिए ही तुझे जन्म दिया था मैंने, जो तू कर रहा है क्या इस दिन के लिए ही जन्म दिया है। तभी वो कहता है कि माँ मैं क्या करूँ। तभी वो कहती है कि सारी सच्चाई अपने पिता को बताओ, तुम्हारा पिता बहुत अच्छा है, तुम्हें सीने से लगाएगा, तुम्हें वो मारेगा नहीं, तुम्हें पिटाई नहीं लगाएगा, ये मेरा विश्वास है। एक बार अपनी माँ पर भरोसा तो करके देखो, मैंने तुझे 9 माह अपनी कोख में रखा है, अपने हाथों से खाना खिलाया है। जब ये सारी बातें माँ याद दिलाती है तो उस लड़के का मन बदल जाता है। जब उस लड़के का मन बदलता है तो वो वहाँ से उतरकर खूब रोता है। वो आत्मा दूर खड़ी खड़ी उसे गले भी नहीं लगा पा रही थी, दूर से वो भी रो रही थी और वो भी रो रहा था। इतनी देर तक कोई नेगेटिव या कोई भी एनर्जी ऐसे कैसे खड़ी हो सकती है। लेकिन तभी एक आहट होती है दरवाजे पर, और वो जो ऊर्जा है जो उसे बहुत देर से या बातों में लगा रही थी या कुछ भी लगा लीजिए, वो वहाँ से गायब हो जाती है। तभी वो पिता अंदर आता है, यानी पिता था दरवाजे पर। वो बुलाता है सुब्रमण्यु बेटा आज तुम्हारा
कैसा परिणाम आया है परीक्षा का मुझे बताओ। वो मिठाइयों का डिब्बा हाथ में लेकर आता है, पूरे घर में सुब्रमण्यु को ढूंढता है और अपनी पत्नी से कहता है देखो तुम्हारे बेटे ने अच्छा किया होगा। लेकिन तभी उसे सुब्रमण्यु की रोने की आवाज़ आती है। जब उसे रोने की आवाज़ आती है तो वो उस कमरे में आता है जहाँ पर उसकी पत्नी ही आया करती थी, बाकी कोई नहीं आता है। वहाँ पर आकर देखता है तो सामने नज़ारे को देखकर उसके पैर कांपने लगते हैं कि आज तो कुछ बुरा हो गया है। लेकिन तभी देखता है कि दरवाजे के पीछे बैठकर उसका बेटा बहुत ज़ोर से सुबक सुबक कर रो रहा है। सुब्रमण्यु के पिता ने उस मिठाइयों के डिब्बे को फेंका और बेटे को गले से लगाया। क्या हुआ बेटा, तू क्यों रो रहा है? बेटा रोते हुए कहता है कि बाबा मैं बहुत नालायक हूँ, मैं आपके लायक नहीं हूँ, मैं वो लायक बेटा नहीं हूँ जो आप समझ रहे हैं, मैं बहुत नालायक हूँ। और यहाँ पर सुब्रमण्यु फूट फूट कर रोने लगता है। बाबा मैं शराब भी पीता हूँ, मैं बियर भी पीता हूँ, मैं सिगरेट भी पीता हूँ। और वो एकदम से सारी बातों को बोल देता है। बाबा मुझे माँ की कमी महसूस होती है, मुझे भी कोई बात करने के लिए, खाना देने के लिए माँ चाहिए। मैं कैसे रहूं बाबा, ये गलतियां मुझसे हुई हैं और मेरा एक भी पेपर ठीक से नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल फेल हूं। तभी ये बाबा अपनी बेटे की आंखों को पोंछता है, कहता है कि तुमसे किसने कहा कि मैं तुम्हें इन बातों के ऊपर मारूंगा? किसने कहा? तुम अब बदलोगे ना, मेरे लिए वही बहुत बड़ी ताकत है। तुम मेरे बेटे हो, इतने कमज़ोर नहीं हो सकते। मैंने कभी भी तुझ पर दबाव नहीं डाला कि तुम ये पढ़ाई करो, आगे चल के तुम्हें ये बनना है। तुम्हें मैंने खुले मन से, खुले विचारों से अपने फैसले लेने की आज़ादी दी है बेटा। और जब तुम जिंदा ही नहीं रहोगे तो फिर किस काम के रहेंगे ये पेपर, किस काम की रहेगी ये 10वीं क्लास? मैंने क्या तुम पर कभी दबाव डाला? उसके बाद ये फूट फूट कर बाप बेटे रोने लगते हैं। कोई बात नहीं, दूसरी बार में हो जाएगी, तीसरी बार में हो जाएगी, ना हो तो ना सही, मैं कमा रहा हूँ, घर में पैसे हैं। इस तरह से उस बेटे को आश्वासन दिया। जब उस बेटे को ये बातें सुनाई देती हैं तो वो बेटा कहता है कि बाबा अब एक दिन भी व्यर्थ नहीं गवाऊंगा, मैं अब पढ़ूंगा, मैं कुछ बनकर आपको दिखाऊंगा। तभी यहाँ पर वो रोता हुआ कहता है कि अगर तेरी माँ होती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। तभी कहता है कि बाबा माँ ने ही तो मुझे रोका है। और वो सारी हकीकत अपनी माँ की पिता के सामने रखता है। वो कहता है कि बेटा तुझे तेरी माँ दिखाई देती है? वो कहता है कि हाँ बाबा मुझे माँ दिखाई देती है, माँ ने ही रोका है। पहले सपने में आती थी लेकिन आज माँ मेरे सामने सीधा आई हैं, यानी माँ को मैंने देखा है बाबा। मुझे नहीं पता वो माँ है कौन है। तभी वो दीवारों की तरफ देखकर कहता है कि बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा, तुम मरने के बाद भी हमारा ख्याल रख रही हो। तुम जैसी नारी मिलना सौभाग्य की बात है। इतना कहते ही बेटे को समझाता है। अब आपको सुब्रमण्यु की सोच बताती हूँ। उसके बाद उसने सभी आवारा लफंगे दोस्तों से दोस्ती तोड़ ली। ना उसने शराब पी, ना उसने सिगरेट पी, ना उसने बियर पी। कहा कि पैसे देकर पीना और ऊपर से गाली खाना, ये कहाँ की समझदारी है? किसी जीव को खाना ये भी समझदारी नहीं है। इसके बाद वो पढ़ता है, आगे अपनी पढ़ाई जारी करता है। दूसरी बार में 10वीं क्लास में वो टॉप करता है, 12वीं भी बहुत अच्छे से करता है और सारी बुरी आदतें छोड़कर अपने पिता का हाथ बटाता है, पिता का ख्याल रखता है, घर में काम भी करता है। जो बेटा उखड़ा हुआ रहता था वो अपने बाप का अब ख्याल रखता है, पिता का ध्यान रखता है और सारी जिम्मेदारियों को कंधों पर ले लेता है। दोस्तों आज हम उस व्यक्ति की बात करें जो सुब्रमण्यु है, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। उसने अपने पिता को फर्श से लेकर, मैं कहती हूँ कि ज़मीन से लेकर आसमान में पहुँचा दिया। उसने बहुत पैसा कमाया, एक महीने की इनकम मैं आपको नहीं बता सकती जितना वो कमाते हैं। उसने वो मिसाल कायम करी कि पैसे देकर नशा करना और बिना पैसे के भी नशा करना ये कहाँ की अच्छाई है। आप एक नशा कर रहे हो, बर्बादी कर रहे हो, गालियां खा रहे हो, राह चलता ऐरा गैरा नत्थू खैरा आपको 4 गालियां देकर निकल जाता है। आप क्या इसीलिए इस धरती पर आए हो? इन्हीं चीज़ों को करने के लिए क्या इस धरती पर आए हो? आपकी इज्जत कोई नहीं करता है, आपका मान सम्मान कोई नहीं करता है। आप किसी की तरफ जा रहे हैं तो वो आपसे डर कर दूर हट जाता है, कहीं पैसे ना मांग ले भैया शराब के लिए। आपको कोई अपने पास बैठाना नहीं चाहता है। क्यों? क्योंकि आप नशा करते हैं, शराब का सेवन करते हैं। आपसे कोई प्यार नहीं करता, सब आपके लिए प्रार्थना करते हैं कि कब हमारे जीवन से जाए। आपके बच्चे भी आपके लिए प्रार्थना करने लगते हैं। आपकी वो पत्नी जो हमेशा लंबी आयु के लिए शायद करवा चौथ का व्रत रखती है, वो भी एक पल के लिए कह देती होगी कि भगवान इसको मेरे जीवन से हटाओ, बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया है। किसने? शराब ने।
कि यही सब कुछ खरी खोटी सुनने के लिए तुमने जन्म लिया है? एक बार अपने जन्म पर, अपने जीवन पर थोड़ी सी रोशनी डालना और बैठकर सोचना कि शराब ने तुम्हें कहाँ से कहाँ कर दिया है। लोग तुम्हें नालायक, निकम्मा, आवारा, बेवकूफ़ मानते हैं। क्या तुम इसीलिए हो? दोस्तों, इस कहानी को सुनाने में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। क्यों? इस घटना ने बहुत सारे लोगों को सीख देगी, बहुत उन बच्चों को सीख देगी जो बच्चे डर के कारण कुछ गलत कदम उठाते हैं। ज़िंदगी बार बार मौका नहीं देती है। आपसे नहीं हो रहा है, कोशिश कीजिए, 2 बार कीजिए, 3 बार कीजिए। अगर नहीं हो रहा है तो आपके लिए बहुत सारे काम हैं इस दुनिया में। ज़रूरी नहीं है कि आप देखिए, किसी को गुमराह करने की कोई भी कोशिश नहीं है, लेकिन ज़रूरी नहीं है अगर आपसे नहीं हो रहा है उसके बाद भी आप एक अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हैं। ये मैं आपसे कह रही हूँ, क्योंकि इस ज़माने से पहले ज़माने में ना तो हमारे देश में इंग्लिश हुआ करती थी। संस्कृत के सहारे बड़े बड़े आचार्य, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें उपलब्ध हुआ करती थी हिंदी के कारण। लेकिन आज क्या करें, टिप्पस जो लोगों में है वो आगे बढ़ती जा रही है। इस घटना के बारे में क्या राय रखना चाहते हो? अपनी राय लिखकर ज़रूर भेजना। क्या सच में ही सुब्रमण्यु की माँ उसके सामने उसकी जान को बचा गई, या महज वो उस समय डिप्रेशन में था? ये दोनों तरीके से चीज़ें होती हैं। लेकिन सुब्रमण्यु आज भी कहते हैं कि मेरी माँ थी, मेरी माँ ने मुझे बचाया। उस दिन के बाद उसे उसकी माँ नज़र नहीं आई, उसमें खुद में बदलाव हो गए। कहानी के बारे में, घटना के बारे में राय लिखकर ज़रूर भेजना। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ। और हमारी एक बहन है सीमा, जो लखनऊ से है। कल उनकी शिकायत थी तो आज उनका ही नाम ले रही हूँ। रामायण कुशवाहा भाई, आप कैसे हैं? तबीयत के बारे में ज़रूर बताना, आपकी तबीयत कैसी है। दोस्तों, एक घटना, एक कहानी यहीं पर समाप्त होती है। राय लिखकर ज़रूर भेजना। मेरी प्यारी बहन, आप सभी मेरे लिए बहुत अच्छी हैं, बहुत प्यारी हैं। कल हाजिर होंगे एक सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।